सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। फाइल ब्लॉक, रेप्लिकेशन, हार्ट बीट सिग्नल एंड ब्लॉक रिपोर्ट, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे इन पॉइंट्स पे, काफी डेप्थ में हम इन पॉइंट्स के जाने वाले हैं और इनका हैंड्स ऑन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं AWS EMR के ऊपर। बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, जिसका नाम है फाइल ब्लॉक्स। इससे पहले की वीडियोस में मैंने हडूप के बारे में कुछ चीजें कही, जैसे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए होता है HDFS, जिसे हैंडल किया जाता है नेम नोड और डेटा नोड्स के थ्रू। तो स्टोरेज रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है नेम नोड और डेटा नोड मिलके हैंडल करते हैं, जिनमें नेम नोड इज गोइंग टू बी दी मास्टर एंड डेटा नोड्स आर गोइंग टू बी दी स्लेव्स। अब यहाँ पे मन में एक और सवाल आता है कि नेम नोड एग्जैक्टली है क्या, डेटा नोड एग्जैक्टली है क्या। पिछले वीडियो में मैंने काफी डिटेल में बताया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हो। तो जिस कंप्यूटर पे नेम नोड ये प्रोसेस चल रहा है उसे हम नेम नोड कह सकते हैं, और जिन कंप्यूटर्स पे डेटा नोड ये प्रोसेस चल रहा है इसे हम डेटा नोड कह सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंप्यूटर्स हैं। अब मान लेते हैं कि मैं क्लाइंट हूं और मैं यहां पे weather.txt ये फाइल राइट करवाना चाहता हूं। तो मैंने इससे पहले भी बोला है कि अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट देना है, कोई काम मुझे हडूप से करवाना है, तो मुझे मास्टर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है। अब इस फाइल को अगर मुझे राइट करवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा नेम नोड को, क्योंकि नेम नोड स्टोरेज का मास्टर है। जिस कंप्यूटर पे नेम नोड चल रहा है उसी कंप्यूटर पे जाके नेम नोड से कनेक्ट किया जाएगा। देन नेम नोड देखेगा ओके weather.txt एक ऐसा फाइल आ रहा है एंड अब इस फाइल को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से स्टोर करना है। तो नेम नोड पहले डिसाइड करेगा कि इसके चंक्स कितने होने वाले हैं। जैसे कि अब ये 300 MB का फाइल है। जस्ट इमेजिन करते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, जस्ट इमेजिन करते हैं कि नेम नोड ने बोला ठीक है, इसके साइज के हिसाब से इसके 3 टुकड़े बनते हैं और इन टुकड़ों को नेम नोड बोलता है ब्लॉक्स। पहले टुकड़े को हम कहेंगे ब्लॉक 1, दूसरे टुकड़े को हम कहेंगे ब्लॉक 2 और तीसरे टुकड़े को हम कहेंगे ब्लॉक 3। अब नेम नोड को फाइल की तरफ देख के पता चल गया है कि इसके कितने टुकड़े होने वाले हैं। इसके बाद व्हाट नेम नोड विल डू इज, नेम नोड बोलेगा ठीक है, काम करो, ब्लॉक 1 किसी एक सर्टन डेटा नोड के ऊपर रख दो, ब्लॉक 2 किसी डेटा नोड पे रख दो और ब्लॉक 3 किसी डेटा नोड पे रख दो। जरूरी नहीं कि आपके हडूप क्लस्टर में सिर्फ 3 ही डेटा नोड्स होंगे, यू कैन हैव मल्टीपल डेटा नोड्स और इन डेटा नोड्स में से कुछ चुने हुए डेटा नोड्स के ऊपर इन ब्लॉक्स को रखा जाएगा। अब आपकी फाइल के तो टुकड़े हो गए, और अगर अगली बार ये क्लाइंट आता है और नेम नोड से कहता है कि ठीक है मैंने weather.txt फाइल राइट तो करवा दिया था, अब मुझे उस फाइल को रीड करना है, और नेम नोड उस समय कहता है कि देखो यार मेरे पास तो इतने सारे डेटा नोड्स हैं, पता नहीं तुम्हारे ब्लॉक्स मैंने कहां पे रख दिए, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा अगर नेम नोड की तरफ से क्लाइंट को मैसेज जाए तो यहां पे डेटा नोड्स में डेटा राइट करवाना कोई सेंस नहीं बनाता। तो नेम नोड क्या करता है, ये जो ब्लॉक्स आप यहां पे देख रहे हो ये कौन कौन सी डेटा नोड्स पे होस्टेड है उनका इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, जिसे कहा जाता है मेटा डेटा। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया था। जैसे जो weather.txt फाइल हमने HDFS पे राइट करवाया था, नेम नोड बोलेगा कि देखो उसका जो पहला टुकड़ा है ब्लॉक 1 जो है इट इज प्रेजेंट ऑन लेट्स से डेटा नोड नंबर 41। इसका ब्लॉक 2 जो है माने दूसरा टुकड़ा ऑफ दिस weather.txt इज होस्टेड ऑन डेटा नोड नंबर 89, और इसका तीसरा टुकड़ा जो कि है ब्लॉक 3 इट इज होस्टेड ऑन डेटा नोड नंबर लेट्स से 91। इस प्रकार से नेम नोड मेटा डेटा बनाता है जिस वक्त वो फाइल को राइट कर रहा है। मैंने बोला था आपको कि क्लाइंट weather.txt फाइल लेके आ रहा था राइट करते वक्त, और इस फाइल का साइज था उस वक्त 300 MB, और नेम नोड ने देखा था कि इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। सो बिफोर राइटिंग दीज चंक्स टू द डेटा नोड्स, नेम नोड ही डिसाइड करेगा कि कौन सा टुकड़ा कौन से डेटा नोड पे जाना चाहिए, और जिस हिसाब से ये ब्लॉक्स लिखे जाएंगे उस हिसाब से मेटा डेटा में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब अगर नेक्स्ट टाइम क्लाइंट आता है इस रिक्वेस्ट को लेके कि मुझे weather.txt इस फाइल को रीड करना है, तो नेम नोड बोलेगा देखो मेरे पास है मेटा डेटा weather.txt जिसका पहला टुकड़ा डेटा नोड नंबर 41 पे है, दूसरा 89 पे है और तीसरा 91 पे है।
सबसे पहले वर्किंग समझना जरूरी है कि कैसे हो रहा है। जब हम फाइल को राइट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और जब हम फाइल को रीड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये दो चीजें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे सबके दिमाग में एक सवाल तो आना ही चाहिए, नेम नोड डिसाइड कैसे कर रहा है कि ब्लॉक्स कितने बनने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इंटरव्यूज में भी इसे पूछा जाता है। ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन सिनेरियो में फिट करके पूछा जा सकता है। टॉकिंग अबाउट फाइल ब्लॉक्स, बाय डिफॉल्ट 128 MB के चंक्स बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं। एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। अगर 500 MB का फाइल है जो हम HDFS पे राइट करवाना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसके 128 MB का एक, 128 MB का दूसरा चंक, तीसरा और 116 MB का एक और चंक बनेगा। अगर मैं 500 MB का फाइल HDFS पे राइट करवाने जाता हूं तो उसके 1, 2, 3 एंड 4 4 ब्लॉक्स बनते हैं। वही अगर मैं 300 MB का फाइल राइट करवाने जाता हूं तो 128 ये हो जाता है 256 एंड 44, तो 300 MB। ऐसे इसके 3 ब्लॉक्स बन जाते हैं, 3 टुकड़े बन जाते हैं। और ये जो टुकड़े बन रहे हैं ये अलग अलग डेटा नोड्स के ऊपर जाके राइट होने वाले हैं। ऑफ कोर्स नेम नोड डिसाइड करेगा कौन सा चंक कौन से डेटा नोड पे राइट करना है। अब फाइल ब्लॉक्स के कंसेप्ट को समझने में एक बेसिक भूल हो जाता है जो हम हैंड्स ऑन के बाद ही समझ पाएंगे। तो चलो एक बार हैंड्स ऑन पे चलते हैं। मैं आपको एक्चुअल में एक 700 MB का फाइल HDFS पे राइट करके दिखाता हूं कि ब्लॉक्स किस प्रकार से बनते हैं। और ये जो 128 MB डिफॉल्ट साइज है, इसे कहा जाता है ब्लॉक साइज। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक साइज एंड इट इज डिफॉल्ट कि बाय डिफॉल्ट अगर आप हडूप को कोई भी फाइल राइट करवाओगे, हडूप के ऊपर HDFS पे कोई भी फाइल अगर आप राइट करवाते हो तो 128 MB के चंक्स माने टुकड़े उसके बनने वाले हैं। इस वक्त मैंने AWS EMR क्लस्टर के ऊपर लॉगिन कर दिया है। ये मेरे लोकल कंप्यूटर के ऊपर नहीं चल रहा है, ये क्लाउड पे चल रहा है। अभी EMR के ऊपर हडूप को शुरू कैसे करें और ये सारे काम जो अभी मैं कर रहा हूँ ये किस प्रकार से आप भी कर सकते हो, इसके लिए मैंने AWS EMR का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा है कि कैसे आप EMR के ऊपर हडूप को इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसे अगर गो थ्रू करेंगे तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अभी ये वीडियो का इंटेंशन EMR समझाना नहीं है, तो मैं सीधा फाइल ब्लॉक्स के कंसेप्ट पे आ जाता हूँ। ये रहा मेरा EMR क्लस्टर और क्योंकि मुझे आपको थोड़ा वेब इंटरफेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखाना पड़ेगा, ये नेम नोड का वेब इंटरफेस का URL मैं कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। कंसेप्ट को समझने के लिए आज की वीडियो को अंडरस्टैंड करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, सो डोंट वरी अबाउट इट। यूटिलिटीज में जाते हैं, ब्राउज द फाइल सिस्टम में आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका HDFS। कुछ और नहीं है, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरीज का एक स्ट्रक्चर है। फोल्डर डायरेक्टरी एक ही बात होता है। तो फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर यू कैन सी फाइल्स हो सकते हैं, ओके, जैसे अपने लोकल फाइल सिस्टम पे होता है वैसे। बस यहाँ पे जो लिखे जाते हैं ये बिहाइंड द सीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे HDFS पे मुझे अपना डेटा राइट करना है, तो AWS EMR के ऊपर जहाँ पे मेरा EC2 इंस्टेंस चल रहा है, मैंने एक फाइल राइट कर रखा है जिसका नाम है सैंपल डेटा और उसका साइज है अराउंड 700 MB। अभी इसी फाइल को मुझे राइट करना है HDFS के ऊपर, तो HDFS के ऊपर मैं एक डेटा नाम का फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे हमें डेटा नाम का फोल्डर दिखना चाहिए। अभी इस वक्त तो नहीं है, तो लेट अस क्रिएट डेटा फोल्डर हियर। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड HDFS के ऊपर डेटा नाम का फोल्डर बन जाएगा। अगर क्रॉस चेक करना है तो दो तरीके हैं, LS करवा सकते हो आप, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा नाम का फोल्डर बन चुका। और आप वेब इंटरफेस पे आके अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो आई शुड बी एबल टू सी दी डेटा फोल्डर हियर। अब मुझे डेटा नाम के फोल्डर में मेरा फाइल राइट करना है। ये तो मैंने बस फोल्डर क्रिएट किया है, अभी डेटा राइट नहीं हुआ है। सो मेरे पास ये फाइल है जिसका नाम है sampledata.csv। आई वांट टू राइट दिस फाइल ऑन माय लोकल फाइल सिस्टम टू द डेटा फोल्डर ऑन HDFS। लेट्स डू इट। यहाँ पे मैं जो कमांड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ HDFS DFS पुट माने रख दो sampledata.csv नाम का फाइल है जो मेरे लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर है, उसे रख दो HDFS के ऊपर के डेटा नाम के फोल्डर में। लेट्स प्रेस एंटर। ओके, कहा जा रहा है कि फाइल राइट हो चुका है, तो लेट अस विजिट दिस डेटा फोल्डर। इसे ओपन करते हैं, तो नाउ यू शुड बी एबल टू सी द sampledata.csv फाइल। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में मैंने कहा था कि आपका जो डेटा है वो तो टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग स्लेव मशीन्स के ऊपर राइट करवा दिया जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो
तो एक इंडिविजुअल फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। ये जो सैंपल डेटा डॉट CSV है, क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बस एक URL की तरह है? नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं है। सैंपल डेटा डॉट CSV के ऊपर क्लिक करता हूं एंड यहां पे आप देख सकते हो ब्लॉक इंफॉर्मेशन। तो ब्लॉक 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ब्लॉक्स इसके बन चुके हैं, 6 ब्लॉक्स बन चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सैंपल डेटा डॉट CSV नाम का फाइल है, इसके 6 के 6 ब्लॉक्स अलग अलग डेटा नोड में है। माने ब्लॉक 0 किसी एक स्लेव मशीन में, ये ब्लॉक 1 किसी और स्लेव मशीन में, ब्लॉक 2 किसी और स्लेव मशीन में, ऐसा हो सकता है। आपके हडूप क्लस्टर में ये ब्लॉक्स बांट दिए जाएंगे। लेकिन थोड़ा जरा सोच के देखना, अगर मैं ये कहूं कि मुझे ये फाइल फिर से रीड करना है और मुझे इंडिविजुअली हर एक डेटा नोड के पास जाना पड़ रहा है, अभी 3 ब्लॉक है तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। व्हाट इफ 3000 ब्लॉक्स आर देयर? अगर 3000 ब्लॉक है तो क्या हम एक एक डेटा नोड पे जाके चेक करेंगे कि मेरा ब्लॉक कहां पे है? नहीं। HDFS पे आते हैं तो फाइल का नाम इज मोर लाइक अ URL, और इस फाइल के नाम के ऊपर से इसके सारे ब्लॉक्स जो है वो एक्सेसिबल हो सकते हैं। अगर आपको इस फाइल के ऊपर एनालिटिक्स रन करना है तो आपको ये नहीं बोलना पड़ता कि एक पर्टिकुलर डेटा नोड के ऊपर जाओ और वहां का डेटा प्रोसेस करो। आप सिंपली फाइल का नाम प्रोवाइड करोगे कि इस फाइल को प्रोसेस करना है, एंड बिहाइंड द सीन्स Hadoop विल टेक केयर कि किस प्रकार से उसे डेटा प्रोसेस करना है, कि उसे पता तो रहेगा कौन सा ब्लॉक कहां पे है इस फाइल का। अब मजे की बात ये कि इस फाइल का साइज है 710 MB और इस फाइल का नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं 6। तो मैंने जो प्रिंसिपल बताया था, मैंने जो बोला था कि 128 MB के हिसाब से डेटा डिवाइड होता है, चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं 700 MB डेटा के ऊपर। अगर हिसाब लगाते हैं 700 MB के फाइल का प्रॉपरली, तो आपको पता चलेगा कि उसके 6 ब्लॉक्स बनते हैं, और यहां पे आपको वही दिखाई दे रहा है। इस सैंपल डेटा डॉट CSV के टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 6, 0 से लेके 5 तक। अभी जो बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे हैं उनको दिखने में आया होगा कि मैंने 70 MB का जो ब्लॉक है इसे छोटा बनाया है और 128 का जो ब्लॉक है उसे बड़ा बनाया है। अब मैंने ये बात क्यों छेड़ी है इसके ऊपर भी जरा आ जाते हैं। अभी ये फाइल क्योंकि 700 MB का था तो समझ में आता है कि ठीक है, ब्लॉक साइज 128 MB है, काम हो जा रहा है। व्हाट इफ मेरे पास एक फाइल है, जैसे अभी डेटा के फोल्डर में मैं एक फाइल बना देता हूं डेमो डेटा नाम का, और इसमें कुछ कंटेंट लिख देता हूं। ऐसा कुछ कंटेंट मैंने लिख दिया है और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। इफ आई सी द डिटेल्स ऑफ दिस फाइल, इसका साइज है सिर्फ और सिर्फ 41 बाइट्स, काफी छोटा साइज है। अब इस फाइल को मैं HDFS पे राइट करता हूं और जो नॉर्मली कंफ्यूजन होता है उस कंफ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। HDFS DFS पुट माने रख दो, डेमो डेटा नाम का फाइल जो है उसे HDFS के डेटा नाम के फोल्डर में रखो, ऐसा मैं कह रहा हूं। आई प्रेस एंटर, और जैसे इंटर प्रेस करते हैं ये फाइल सक्सेसफुली राइट हो चुका है। आते हैं अपने डेटा नाम के फोल्डर में HDFS के। सो आई एम ऑलरेडी इनसाइड दी डेटा फोल्डर ऑन HDFS। रिफ्रेश करता हूं इसे और यहां पे अब आप देख सकते हो डेमो डेटा नाम का ये फाइल आ चुका। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं और इसके ब्लॉक्स अगर देखता हूं तो एक ही ब्लॉक है और साइज इज जस्ट 41 बाइट्स। इसके बाद यहां पे आप देख सकते हो 41 बाइट्स का साइज है सिर्फ, लेकिन ब्लॉक साइज यहां पर भी है 128 MB। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं और इस एग्जाम्पल को समझने से फाइल ब्लॉक को लेके जितना भी कंफ्यूजन होता है वो सब गायब हो जाता है। ये एक 700 MB के फाइल के बारे में हमने बात किया, और दूसरा फाइल जो मैंने HDFS पे राइट करवाया वो था सिर्फ और सिर्फ 41 बाइट्स का। अब मेरा सवाल ये कि जब 41 बाइट्स का फाइल मैं राइट करवा रहा हूं और मैं कहता हूं कि मेरी ब्लॉक साइज है 128 MB, तो एग्जैक्टली होगा क्या? क्या 128 MB हार्ड डिस्क पे कंज्यूम होगा जिसमें से सिर्फ 41 बाइट्स यूटिलाइज होगा और बाकी खाली रहेगा? क्या लगता है? सोचे जरा इस पार्ट पे। ये 128 MB ब्लॉक साइज एंड इसमें से सिर्फ 41 बाइट्स भरा हुआ, बाकी एम्प्टी, तो बचा हुआ जो है वो वेस्टेज हो जाएगा। अभी यहां पे ठीक से ध्यान देना जरूरी है। अगर आपका 41 बाइट्स का डेटा है और सिर्फ एक ब्लॉक बना है जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, जस्ट 1 ब्लॉक फॉर डेमो डेटा फाइल, और इसका ब्लॉक साइज फिर भी 128 MB दिखाई दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि 128 MB रिजर्व कर लिया गया है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 41 बाइट्स यूटिलाइज हो रहा है। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। 128 MB को कंज्यूम नहीं किया जाएगा। 128 MB सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। तो एक्चुअली अगर हमें ब्लॉक साइज
128 MB भी दिख रहा है, ये डेमो डेटा फाइल बिहाइंड द सीन्स हार्ड डिस्क पे सिर्फ और सिर्फ 41 बाइट्स ही यूटिलाइज कर रहा है। ये कंफ्यूजन कुछ लोगों को होता है कि 128 MB क्योंकि ब्लॉक साइज हमें दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि 128 MB कंज्यूम हो जाए जिसमें से 41 बाइट्स ही यूटिलाइज हो। ऐसा कुछ सीन नहीं है, 41 बाइट्स का फाइल है तो 41 बाइट्स का ही रहेगा। अभी कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिनके कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हो। अगर मेरे फाइल का साइज है 200 MB तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? अगर मेरे फाइल का साइज है जो मैं HDFS पे राइट करवाना चाहता हूं उसका साइज है 10 MB तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? और अगर 129 MB अगर मेरा फाइल है, फाइल का साइज है, तो कितने ब्लॉक्स? ये कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं और मैं होप करता हूं कि कमेंट सेक्शन में मुझे इनके जवाब मिलेंगे। अगर आप जवाब देते हो तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हो और आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हो। अभी मैं तो बोल के फ्री हो गया कि कोई भी फाइल आप राइट करवाने आ जाओ HDFS के ऊपर 128 MB के हिसाब से उसके टुकड़े होंगे और अलग अलग डेटा नोड्स में उनको बांट दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझना जरूरी है यहाँ पे, मैंने जब इसे एक्सप्लेन किया तो मैंने कहा था 128 MB इज द डिफॉल्ट ब्लॉक साइज। इसके ब्रैकेट में डिफॉल्ट रखा है और इसका यह भी मतलब है कि दिस ब्लॉक साइज कैन बी चेंज्ड, इसे बदला जा सकता है। ब्लॉक साइज को बदलने के कुछ तरीके हैं, जैसे एक तरीका है फाइल ओरिएंटेड, मतलब जब आप उस फाइल को HDFS पे राइट कर रहे हो उसी वक्त आप उसका ब्लॉक साइज सेट कर सकते हो कि ये फाइल अगर राइट हो रहा है तो इतना इतना ब्लॉक साइज होना चाहिए। ये मैसेज नेम नोड को भी जाएगा तो नेम नोड को भी पता रहेगा कि उसे कितने साइज पे चंक करना है। दूसरा, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे HDFS के एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप अगर उस फाइल को राइट कर रहे हो तो ये कॉपी ऑपरेशन के वक्त हम ब्लॉक साइज चेंज कर सकते हैं। तीसरा, ग्लोबली इस प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सकता है। ग्लोबली मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे फाइल ब्लॉक्स 128 MB के ना हो के 256 MB के हो जाएं, तो जो भी फाइल में HDFS पे राइट करवाने जाऊं एवरी टाइम 256 MB का चंक होना चाहिए। ऐसा अगर मेरा रिक्वायरमेंट है तो मैं इसे भी सेट कर सकता हूं ग्लोबली। और ये तीनों तरीकों से काम कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो HDFS पे मैंने ऑलरेडी सैंपल data.csv राइट कर दिया है जिसका ब्लॉक साइज हमें दिखाई दे रहा है 128 MB। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, अभी डेटा नाम के फोल्डर में आके इसे नाम में दे देता हूं सैंपल डेटा 2। चलो इसका कॉपी बना देते हैं। अभी अगर देखें तो मेरे पास सैंपल डेटा 2 नाम का एक फाइल है, इसे मैं HDFS पे राइट करवाऊंगा, लेकिन राइट करवाते वक्त मैं चाहता हूं कि मेरा ब्लॉक साइज हो इस फाइल के लिए 200 MB। इस प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं जो मैंने अभी कहा है कि ये जो सैंपल डेटा 2 फाइल है मैं चाहता हूं कि इसका ब्लॉक साइज रहे 200 MB। तो मैंने बोला HDFS DFS -d DFS डॉट ब्लॉक साइज, ये प्रॉपर्टी मैंने पास किया और मैंने बोला रख दो तुम सैंपल डेटा 2 नाम का जो फाइल है उसे रख दो डेटा नाम के फोल्डर में जो HDFS पे है। तो यहां पे मैंने बोला DFS डॉट ब्लॉक साइज इक्वल टू दिस। सो ये 200 MB का बाइट्स में वैल्यू है। इस प्रकार से हम पास कर सकते हैं वैल्यू को। दिस इज व्हाइल यू आर राइटिंग टू HDFS और आपको ब्लॉक साइज चेंज करना है। जो 128 MB डिफॉल्ट है उसे ओवरराइट करना है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ इतने राइट ऑपरेशन के लिए लिमिटेड है। इसके आगे अगर आप कोई HDFS कमांड चलाओगे बिना DFS डॉट ब्लॉक साइज को मेंशन करे तो 128 MB के हिसाब से ही चलेगा। लेट्स प्रेस एंटर। अब ये कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमें कोई एरर नहीं आया है। सो लेट अस विजिट HDFS। HDFS पे जब मैं आता हूं और यहां पे मैं अगर रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश करने के बाद आप यहां देख सकते हो सैंपल डेटा 2 और इसका ब्लॉक साइज देखना जरा क्या है, इट इज 200 MB। जो पहले मैंने सैंपल डेटा राइट करवाया था ये सेम फाइल है, बस नाम बदल दिया मैंने, ये सेम फाइल है। इसका 128 MB था क्योंकि इसको हमने कमांड में कुछ बोला नहीं था कि ब्लॉक साइज क्या होना चाहिए, पर सैंपल डेटा 2 के लिए मैंने ब्लॉक साइज जरूर सेट किया था। इसे अगर अब मैं ओपन करता हूं एंड इफ आई सी द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, अब ये कम हो जाएंगे। 200 MB के हिसाब से अगर 700 MB के आप ब्लॉक बनाओगे तो 4 ही तो बनेंगे। 200 200 200 एंड बचा हुआ 100 MB एक जगह पे, इस प्रकार से राइट। वही 128 MB के हिसाब से जब ब्लॉक बने थे तो आप देख सकते हो कितने बने। ये एक चीज है, ये एक वे जिससे आप ब्लॉक साइज को चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बोला था
कि ब्लॉक साइज को बदला जा सकता है व्हाइल कॉपिंग फाइल फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। अभी इस काम को करने के लिए मैं दूसरा फोल्डर बना लेता हूं HDFS पे। अब मैंने HDFS के ऊपर data2 नाम का एक अलग फोल्डर बना दिया है। लेट्स विजिट HDFS, यूटिलिटीज, ब्राउज द फाइल सिस्टम, इधर आ जाते हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हो data2 नाम का एक नया फोल्डर मैंने बना दिया है। करंटली इस data2 नाम के फोल्डर में कुछ भी नहीं है, इट्स एम्प्टी। मुझे करना क्या है, डेटा नाम के फोल्डर में से ये सैंपल डेटा 2 नाम का जो फाइल है जिसका 200 MB का ब्लॉक साइज है, इसे उठा के मुझे राइट करना है डेटा 2 में। और जब मैं इसे राइट करूं, मैं चाहता हूं कि अब ब्लॉक साइज हो जाए 256 MB। जब राइट कर रहा हूं मैं उसे, जब कॉपी कर रहा हूं इस फाइल को मैं डेटा 2 में, मैं चाहता हूं कि यहां पे जो फाइल मुझे दिखे उसका ब्लॉक साइज हो 256 MB। सो एग्जिस्टिंग फाइल ऑन HDFS एक जगह से दूसरी जगह, और जब डेस्टिनेशन पे जाएगा उसका ब्लॉक साइज कुछ अलग दिखना चाहिए। इस कमांड को ध्यान से देखना। इस कमांड में मैं कह रहा हूं HDFS DFS-D, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी पास कर रहा हूं dfs.blockSize, और मैं कॉपी कर रहा हूं, आई एम सेइंग CP, मेरे HDFS के एक फोल्डर में से सैंपल data.csv इसे कॉपी करो और इसे राइट कर दो तुम data2 नाम के फोल्डर में। अब डेटा ये फोल्डर भी HDFS के ऊपर है, data2 ये फोल्डर भी HDFS के ऊपर है। बस एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैं फाइल को कॉपी करवा रहा हूं, और कॉपी करते वक्त मैं कह रहा हूं कि ब्लॉक साइज तुम 256 MB कर दो। सो ये 256 MB का बाइट्स में वैल्यू है। लेट्स प्रेस एंटर एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट। ओके, कमांड एरर फ्री चल चुका है। एक बार HDFS पे जाके देखते हैं क्या होता है। HDFS पे मैं आ चुका हूं data2 नाम के फोल्डर में। लेट्स रिफ्रेश दिस। अब इसे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पे आप ब्लॉक साइज देख पा रहे हो 256 MB। ये सैंपल data2 है, इसका फाइल साइज जो है वो 710 MB, और यहां पे आप देख सकते हो ब्लॉक साइज इज 256 MB। इन दो तरीकों को हमने देखा कि कैसे ब्लॉक साइज बदला जा सकता है। While writing the file, जब हम राइट कर रहे थे HDFS पे, कैसे हमने चेंज किया, एंड while copying the फाइल में HDFS के एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में राइट कर रहा था, तब कैसे हम चेंज कर पाए। लेकिन इतना जान लेना कि ये ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर कमांड्स के लिए लिमिटेड होंगे। अगर मैं इस वक्त फिर से एक डेटा नाम का फोल्डर बनाता हूं HDFS पे, इस प्रकार से मैं data3 नाम का फोल्डर बना रहा हूं HDFS पे, और यहां पे अगर मैं डेटा राइट करता हूं बिना कोई प्रॉपर्टी मेंशन किए ऐसे, एंड इफ आई प्रेस एंटर, क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर्टी मेंशन नहीं किया है, तो इसके आगे जो भी मैं राइट कर रहा हूं विदाउट मेंशनिंग द प्रॉपर्टी, अगर मैं अब data3 नाम के फोल्डर में आ जाऊं तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ब्लॉक साइज इज 128 MB। मतलब अगर आप ब्लॉक साइज अलग से मेंशन नहीं कर रहे हो तो 128 MB is going to be the block size. But what if मुझे हर राइट ऑपरेशन के लिए ये वैल्यू को बदलना है, कि हर बार जब मैं राइट कर रहा हूं, मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है कि हर फाइल जो मैं राइट करता हूं HDFS में, मैं चाहता हूं कि उस फाइल का ब्लॉक साइज रहे 256 MB हर फाइल का। तो वैसे केस में मुझे ग्लोबली इस ब्लॉक साइज की प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अभी हडूप के कुछ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस के फाइल्स होते हैं जिनमें से हडूप डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस को उठाता है। अगर मुझे ब्लॉक साइज रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात करनी है तो आई हैव टू टॉक अबाउट HDFS site.xml। HDFS के ऊपर होने वाले सारे ऑपरेशंस जो है वो HDFS site.xml के अंदर की प्रॉपर्टीज को फेच करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये HDFS site.xml EMR पे आपको कहां पे मिलेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कैट कमांड में चला रहा हूं, मैं जस्ट कंटेंट देखना चाहता हूं इसका। ETC के अंदर हडूप नाम का फोल्डर होगा, हडूप के अंदर कॉन्फ नाम का फोल्डर होगा, और कॉन्फ के अंदर HDFS site.xml नाम की फाइल होगी। लेट्स ओपन दिस। इसे ओपन करने के बाद यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और इन कॉन्फ़िगरेशंस में आपको एक प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा जिसका नेम में आपको देना पड़ेगा dfs.blockSize, एंड वैल्यू में आपको देना पड़ेगा whatever is the size in bytes, 256 MB का जो भी वैल्यू रहेगा। ऐसा एक प्रॉपर्टी आपको इस फाइल में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद जब भी हम HDFS पे कोई फाइल राइट करवाएंगे तो ब्लॉक साइज जो है वो 256 MB दिखने वाला है, अगर हम 256 MB प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करते हैं HDFS site.xml में तो। लेकिन अगर आप कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, अगर आपने कुछ भी बोला नहीं है कि कितना होना चाहिए ब्लॉक साइज क्या, तो बाय डिफॉल्ट 128 MB ब्लॉक साइज कंसिडर किया जाएगा
हर फाइल को 128 MB के चंक्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये रहा द कंसेप्ट ऑफ फाइल ब्लॉक्स। और मैं होप करता हूं कि जिस डेप्थ की हमने बात की थी और जिस हैंड्स ऑन की मैंने बात की थी आपके सामने वीडियो शुरू होने से पहले, मैं होप करता हूं कि आप लोग इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड होंगे। तो ग्लोबली अगर आपको चेंज करना है तो HDFS site.xml फाइल को हम यूज कर सकते हैं। वहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं उस फाइल में। अब एक मजेदार सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए और इसी सवाल के अंदर से अपना नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो निकलने वाला है। एंड दैट क्वेश्चन इज कि चलो मान लिया हम यहाँ पे डेटा लेके आए, डेटा के टुकड़े किए, डेटा को डेटा नोड्स में बांट दिया गया ब्लॉक्स के हिसाब से, अलग अलग डेटा नोड में अब डेटा जा चुका है। और जब हडूप की डेफिनेशन के बारे में मैंने बात कही थी, मैंने बोला था दीज आर कमोडिटी हार्डवेयर्स, मतलब ये कोई सुपर कंप्यूटर्स नहीं है, ये स्लेव्स हो चाहे मास्टर हो, दीज आर नॉट सुपर कंप्यूटर्स। एंड अगर ये सुपर कंप्यूटर लेवल के भी हैं तो इनके फेल होने का प्रोबेबिलिटी तो रहेगा। मान लो मेरा ब्लॉक 1 होस्टेड है डेटा नोड 1 के ऊपर और ये डेटा नोड हो जाता है क्रैश, ये डेटा नोड डेड हो गया। नाउ मेरी जो weather.txt फाइल है, मैंने बोला था ब्लॉक 1 डेटा नोड नंबर 41 पे था, बट डेटा नोड नंबर 41 इज डेड नाउ। अब इसके ऊपर से हम कुछ फेच नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है हार्डवेयर लेवल का कोई एरर आ गया हो, नेटवर्क का कोई एरर आ गया हो एंड इट्स गॉन। अब अगर मैं जाता हूं नेम नोड के पास, कहता हूं भाई देखो weather.txt मैंने रीड करना है, नेम नोड बोलेगा ठीक है, डेटा नोड 41 पे तो था लेकिन 41 चला गया, अब ये ब्लॉक तो नहीं है, बचे हुए 2 ब्लॉक से क्या करूं। इतना जान लेना है कि जब तक उस फाइल के सारे ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं हैं तब तक उसे एक सही फाइल नहीं माना जाता। इस फाइल का एक चंक मिसिंग है तो इसे एक करप्ट फाइल का दर्जा दिया जाएगा। दिस फाइल इज नाउ करप्ट, यू कांट रीड दिस फाइल, यू कांट वर्क विद दिस फाइल। और क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने भरोसे से तुमको राइट करने दिया था, तुमने टुकड़े कर करके अलग डेटा नोड में बांट भी दिया था, और अब जब मैं रीड करने आता हूं तुम कहते हो भाई मेरा एक डेटा नोड फेल हो गया तो मैं तुम्हारा फाइल नहीं दे सकता। और मजे की बात यह कि जरूरी नहीं है कि इस डेटा नोड पे सिर्फ यही एक ब्लॉक था। अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग यूजर्स ने राइट किए हुए मल्टीपल ब्लॉक्स शायद नेम नोड ने इस डेटा नोड के ऊपर भी रखे होंगे, तो वो भी गए, अब वो भी नहीं रहा। इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाए? तो बाय डिफॉल्ट हडूप एक स्ट्रेटेजी के साथ आता है जिसे हम कहते हैं 3x रेप्लिकेशन। मतलब अगर आप आपकी फाइल को राइट करवा रहे हो तो टुकड़े तो बनेंगे, ब्लॉक्स तो बनेंगे, लेकिन हर ब्लॉक के 2 और कॉपीज बनेंगे। जैसे क्लाइंट ने बोला weather.txt को राइट करो, नेम नोड ने देखा ओके 300 MB का फाइल है और नेम नोड ने बोला ठीक है राइट करो भाई, 3 ब्लॉक बन रहे हैं, तो ब्लॉक 1 यहाँ पे लिख दिया, देन ब्लॉक 1 का एक कॉपी किसी दूसरे डेटा नोड में, ब्लॉक 1 का एक कॉपी किसी तीसरे डेटा नोड में, सेम थिंग विद ब्लॉक 2, सेम थिंग विद ब्लॉक 3। अब इस केस में अगर कोई एक डेटा नोड क्रैश हो गया तो यहाँ पे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 थे, और अगर क्लाइंट आता है कि भाई weather.txt फाइल को मुझे प्रोसेस करना है या रीड करना है, तो क्या अपने हडूप में अभी भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 अवेलेबल है? तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, दे आर स्टिल अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे एक धर्म संकट आ जाता है, एंड दैट संकट इज कि अगर मैं 300 MB का फाइल लिखता हूं और क्लस्टर में मैं कहता हूं कि 3 कॉपीज इसके बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली मैं 900 MB डेटा राइट कर रहा हूं। अल्टीमेटली आई एम राइटिंग 900 MB डेटा, ऐसे हम कह सकते हैं 900 MB राइट हो रहा है। रेप्लिकेशन फैक्टर 3 ये डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर है। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई फाइल को राइट करवाओगे हडूप पे, HDFS पे, तो उसके 3 कॉपीज बनते हैं। अब ये कहानी था हडूप 2 तक। हडूप 3 में इरेजर इनकोडिंग आ चुका है, लेकिन इरेजर इनकोडिंग क्या है इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि काफी लंबा जाएगा। तो ये पुराना तरीका है रेप्लिकेशन। जो हडूप का जो करंट वर्जन है, जो हडूप 3 चल रहा है, हडूप 3 में भी 3 टाइम्स रेप्लिकेशन भी हम कर सकते हैं और इरेजर इनकोडिंग भी हम कर सकते हैं। अभी रेप्लिकेशन को समझते हैं। रेप्लिकेशन मतलब 3 कॉपीज बनने वाली है कुछ इस प्रकार से, जो भी आप राइट करोगे। एंड ऑफ कोर्स अगर इसे ओवरराइट आपको करना है तो जो मैंने फाइल ब्लॉक्स के लिए कहा था कि वाइल राइटिंग अ फाइल, वाइल कॉपिंग अ फाइल एंड ग्लोबली, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशंस ब्लॉक साइज पे भी लग जाते हैं और रेप्लिकेशन पे भी लग जाते हैं। अभी अगर मैं अपना करंट HDFS का कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो जो भी फाइल मैं राइट कर रहा हूं उसका एक रेप्लिका बन रहा है। आप बोलोगे अरे ये तो डिफॉल्ट 3 होता है, तो आपका 1 कैसे दिखाई दे रहा है? इसका जवाब हमें मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ये मेरा HDFS site.xml कॉन्फ़िगरेशन फाइल है
और रेप्लिकेशन को अगर आपको सेट करना है ग्लोबली तो आप HDFS site.xml में ही करते हो। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे मुझे गारंटी है कि रेप्लिकेशन का प्रॉपर्टी दिखना चाहिए। ये देखो dfs.replication1, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फाइल में मेंशन कर दिया है, HDFS site.xml कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मेंशन कर दिया है, जो डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर था 3 का, उसे यहाँ पे ओवरराइट कर दिया गया है। मैंने बोला एक ही रखो यार, तुम दो मल्टीपल कॉपीज मत बनाओ, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। अभी मैंने सिंगल नोड पे शुरू किया है, मैंने मेरे एक ही नोड के ऊपर नेम नोड, डेटा नोड, एवरीथिंग चल रहा है, और अगर वही एक नोड क्रैश हो गया तो एनीवेज चाहे तुम्हारा 1 कॉपी हो चाहे तुम्हारे 10 कॉपी हो, चले जाएंगे। इस वजह से मैंने बोला भाई कोई पॉइंट नहीं है मल्टीपल रेप्लिकेशन का, और यहाँ पे रेप्लिकेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट 1 पे सेट किया है, लेकिन ये मैंने मैन्युअली करवाया है। अगर आप डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो रेप्लिकेशन 3 रहेगा। मैं होप करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रहा है। और जो हैंड्स ऑन मैंने फाइल ब्लॉक के लिए दिखाया था वही सिमिलर हैंड्स ऑन रहेगा, बस प्रॉपर्टी का नाम यहां पे बदल जाएगा dfs.replication। ब्लॉक साइज के केस में द नेम ऑफ प्रॉपर्टी वाज dfs.blockSize एंड रेप्लिकेशन के केस में इट इज गोइंग टू बी dfs.replication। बाकी कमांड्स मैंने दिए हैं वीडियो में से, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं होप करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक साइज क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, उन्हें बदला कैसे जा सकता है, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम क्या है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज को सेट किया जाता है HDFS रिलेटेड, और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम है HDFS site.xml। तो ग्लोबली इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज, HDFS site.xml इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमें करना पड़ता है वो चेंज, या फिर वो प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ता है। नाउ एक और मजेदार सवाल, हर कंसेप्ट का जन्म एक सवाल से होना चाहिए, तो सवाल के जवाब की तरफ हम ट्रैवल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब मैंने बोला ठीक है मेरे पास इतने सारे डेटा नोड्स हैं एंड इसमें से ये एक डेटा नोड जो है वो क्रैश हो गया, और मैंने ये भी बोला इससे पहले प्रीवियस सेशन में कि नेम नोड जो होता है, नेम नोड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे राइट करवाना है। तो अगर मान लो क्लाइंट फिर से कोई एक दूसरा फाइल लेके आ जाता है, अब बोलता है नेम नोड पे राइट करो, और ये डेटा नोड नंबर 4 जो है ये तो मर चुका, और नेम नोड बोलता है जाके डेटा नोड 4 पे राइट करो, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। नेम नोड को पता चलना चाहिए कि डेटा नोड नंबर 4 अब रीचेबल नहीं रहा है, मर चुका है। अब ये नेम नोड को पता कैसे चले? अब यहां से जन्म होता है अगले कंसेप्ट का, जो अपने एजेंडा का तीसरा पॉइंट है, जिसे कहा जाता है हार्ट बीट सिग्नल। हार्ट बीट, अगर कोई जिंदा है तो हार्ट चालू रहता है, कोई मर गया तो हार्ट बंद हो जाता है, तो हार्ट बीट ऑफ कोर्स बंद हो जाता है। कॉमन सेंस की बात है। उसी कंसेप्ट को मशीन्स में लेके आए हैं। हार्ट बीट सिग्नल, हर डेटा नोड एवरी 3 सेकेंड नेम नोड को हार्ट बीट सिग्नल भेजेगा, हर डेटा नोड भेजेगा हार्ट बीट सिग्नल नेम नोड को, जिसके ऊपर से नेम नोड को पता चलेगा कि कौन सा डेटा नोड जिंदा है और कौन सा मर गया। और जब डेटा नोड हार्ट बीट सिग्नल लेके जाएगा, डेटा नोड ये भी बताएगा कि उसके पास कितना स्टोरेज खाली है, जिसके बेस पे नेम नोड डिसीजन ले सकता है कि कौन सी डेटा नोड में कितनी जगह बची है, तो कहां पे कौन सा डेटा राइट करवाना। ये 2 यूज केसेस होते हैं हार्ट बीट सिग्नल के। बाय डिफॉल्ट हार्ट बीट सिग्नल हर 3 सेकंड हर डेटा नोड भेजता है जो नेम नोड के पास जाता है, और अगर 3 सेकंड में ये हार्ट बीट सिग्नल नहीं आता है तो इमीडिएटली नेम नोड नहीं बोलता अरे मर गया ये। अभी बीच में नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, या कोई नेटवर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि डेटा नोड है तो सही एक्टिव, बट हार्ट बीट सिग्नल पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, तो 2-5 सेकंड इधर उधर हो सकता है। तो 10 सेकंड तक तो नेम नोड कुछ बोलता नहीं है, 10 सेकंड तक नेम नोड बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड का लिमिट क्रॉस हो गया, नेम नोड उस डेटा नोड पे स्टेल ये स्टिकर चिपका देगा। स्टेल मतलब जिसे हम बासी कहते हैं, पुराना कहते हैं, और उसे अवॉइड किया जाएगा अगर आपको डेटा राइट करवाने, तो नेम नोड विल अवॉइड सच स्टेल डेटा नोड। इमेजिन करो कि ये डेटा नोड नंबर 1 का सिग्नल आए, 10 सेकंड के ऊपर टाइम हो गया, तो इधर स्टेल का स्टिकर चिपक जाएगा कि ये डेटा नोड स्टेल है। अगर कोई क्लाइंट आता है नेम नोड के पास, बोलता है मुझे राइट करना है, रीड करना है, तो नेम नोड विल अवॉइड राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम दीज स्टेल नोड्स, क्योंकि अगर हार्ट बीट सिग्नल ही नहीं आ पा रहा है तो डेटा को लेके क्या ही ये रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। लेकिन फिर भी अभी तक नेम नोड इज होपफुल कि शायद ये जिंदा हो। 10 सेकंड के बाद भी अगर हार्ट बीट सिग्नल नेम नोड को पहुंच जाए तो ये स्टेल का स्टिकर हट जाएगा। 10 सेकंड के बाद भी अगर सिग्नल आ जाए तो स्टेल का स्टिकर हट जाएगा। लेकिन इमेजिन करते हैं
कि 10 सेकंड के बाद वेट किए ही जा रहे हैं और 10 मिनट हो जाए, 10 मिनट अगर हो जाए और अभी तक हार्ट बीट सिग्नल अगर उस डेटा नोड से नहीं आया है, तो इसके बाद नेम नोड उन डेटा नोड्स के ऊपर एक स्टिकर चिपकाता है जिसे कहते हैं डेड। अब ये मर चुका। नाउ 10 मिनट तक क्योंकि सिग्नल नहीं आया, जैसे ही 10 मिनट हो गए डेड का स्टिकर चिपक गया। अब ये वाला डेटा नोड में ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, नेटवर्क रिलेटेड या हार्डवेयर रिलेटेड कोई फेलियर, नहीं तो 10 मिनट का टाइम तो लगता नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स को जाके देखना पड़ेगा, जो भी हडूप एडमिन्स होते हैं उन्हें जाके देखना पड़ेगा कि ये नोड के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा और फिर से क्लस्टर में इसे जोड़ना पड़ेगा। फिर से इसे क्लस्टर में जोड़ने के बाद इट विल अगेन स्टार्ट सेंडिंग दी हार्ट बीट सिग्नल। अब इन हार्ट बीट सिग्नल्स की जो इंटरवल की हम बात कर रहे हैं कि 3 सेकंड में आता है, फिर 10 सेकंड के बाद स्टेल हो जाता है और 10 मिनट के बाद डेड हो जाता है। लेट मी टेल यू, इन वैल्यूज को भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है बड़े ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ hdfs site.xml फाइल अगेन, क्योंकि ये hdfs रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। HDFS में आपको इन तीनों वैल्यूज को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑफ कोर्स इस चीज को मैं आपको हडूप पे ले जाके भी दिखाऊंगा, मतलब हडूप के वेब यूआई पे जाके भी हम इस चीज को देखने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले ब्लॉक रिपोर्ट क्या होता है उसे भी हम जान लेते हैं और उसके बाद हार्ट बीट सिग्नल एज वेल एज ब्लॉक रिपोर्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ देखते हैं। ब्लॉक रिपोर्ट का रिलेवेंस जानना जरूरी है। अब होता क्या है कि नेम नोड के पास रहता है मेटा डेटा और इस मेटा डेटा में एंट्रीज होते हैं कि कौन से डेटा नोड के पास मैंने कौन से ब्लॉक्स राइट करवाए हैं। और जब डेटा नोड ब्लॉक रिपोर्ट्स भेजती है तो नेम नोड पे क्रॉस चेक किया जाता है कि जैसा राइट करवाया गया है क्या वैसा ही डेटा क्लस्टर में है। ऐसा ना हो कि किसी एक डेटा नोड पे कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लॉक है जो कभी नेम नोड ने राइट करवाया ही नहीं था, या फिर राइट करवाया था लेकिन ऑपरेशन करप्ट हो गया, या आधा अधूरा कटा पिटा ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसका मेटा डेटा में कोई एंट्री नहीं है। तो जब हम राइट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि राइट ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई, इस वजह से कोई ब्लॉक जो है वो पूरा राइट नहीं हो पाया, आधा ही राइट हुआ, लेकिन वो डिलीट भी नहीं हो पाया। तो जब डेटा नोड्स ब्लॉक रिपोर्ट बना के भेजेंगे, उस लिस्ट में उस करप्ट ब्लॉक का भी नाम रहेगा। नेम नोड देखेगा, नेम नोड के पास पड़ा है मेटा डेटा, नेम नोड देखेगा मेटा डेटा में कि अच्छा इस पर्टिकुलर ब्लॉक जैसे कि ब्लॉक 21 भाई इसका तो एंट्री ही नहीं है, एंड नेम नोड विल से ठीक है इस फाइल को डिलीट करो, ये जो ब्लॉक बन चुका है इसे डिलीट करो। तो नेम नोड कैन आइडेंटिफाई करप्ट ब्लॉक्स और नेम नोड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है कि मेरे पास जो मेटा डेटा है और जैसा मैंने डेटा नोड्स में राइट करवाया है वैसा ही काम चल रहा है। इसे इंश्योर करने का तरीका है ब्लॉक रिपोर्ट। और जैसे मैंने कहा, ब्लॉक रिपोर्ट 3 इंस्टेंसेस पे निकलते हैं। जब आप हडूप को शुरू करते हो तब 6 घंटे के हिसाब से, और इन्हें मैन्युअली भी ट्रिगर करवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ HDFS कमांड। अब ये रहा हार्ट बीट सिग्नल और ब्लॉक रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन। चलो एक और मजेदार बात, ब्लॉक रिपोर्ट के जो इंटरवल्स हैं, जैसे कि ये 6 घंटे का जो इंटरवल है, इट इज ऑल्सो कॉन्फ़िगरेबल। इसे भी आप HDFS site.xml में जाके चेंज कर सकते हो। HDFS site.xml इज मोर लाइक करता धरता ऑफ दिस कंप्लीट HDFS, वहीं से सारे प्रॉपर्टीज फेच होके आएंगे। आज जितने भी कंसेप्ट्स हमने देखे हैं, फाइल ब्लॉक, रेप्लिकेशन, हार्ट बीट सिग्नल, ब्लॉक रिपोर्ट, इनके सारों के कॉन्फ़िगरेशंस HDFS site.xml नाम की फाइल में किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हार्ट बीट सिग्नल और ब्लॉक रिपोर्ट इनको एक्चुअल में होते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, तो लेट्स डू दिस। चलते हैं हडूप पे। नेम नोड का जो वेब यूआई है उसको मैं विजिट करता हूं और यहाँ पे आने के बाद डेटा नोड्स का एक सेक्शन है, इस पे हम क्लिक करते हैं। लेट्स क्लिक ऑन दिस डेटा नोड्स सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही डेटा नोड है एंड लास्ट कॉन्टैक्ट आप देख सकते हो 1 सेकंड, एंड ब्लॉक रिपोर्ट कब भेजा गया 3 मिनट। अब ये क्लस्टर मैंने फिर से शुरू करवाया था, इस वजह से मतलब 3 ही मिनट हो रहे इसे शुरू होके। जो पिछले टास्क मैंने दिखाए थे वो अलग क्लस्टर पे दिखाए थे। सो दिस इज जस्ट स्टार्टेड। तो ब्लॉक रिपोर्ट भेज के 3 मिनट हो रखे हैं, लास्ट कॉन्टैक्ट है 1 सेकंड। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी लास्ट कॉन्टैक्ट 0 सेकंड। ये हार्ट बीट सिग्नल की बात हो रही है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, लास्ट कॉन्टैक्ट 2 सेकंड। फिर से रिफ्रेश करते हैं, लास्ट कॉन्टैक्ट 0 सेकंड। सो 3-3 सेकंड के हिसाब से इस डेटा नोड के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है। ओके, मैं होप करता हूं आपको समझ में आ रहा है। और दूसरा चीज मैंने बोला था, हार्ट बीट सिग्नल के साथ स्टोरेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी भेजा जाता है। तो यहाँ पे देखो कैपेसिटी कितना बचा हुआ है अभी, मतलब इस डेटा नोड पे काफी ज्यादा जगह बचा हुआ है। तो नेम नोड को ये चीजें पता कैसे चली, क्योंकि नेम नोड तो एक अलग मशीन है, तो नेम नोड को कैसे ये पता चला कि कौन सी डेटा नोड पे कितना स्टोरेज अवेलेबल है। इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द हार्ट बीट सिग्नल।
ये हार्ट बीट सिग्नल अपने साथ स्टोरेज इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और दूसरा चीज़ जो है ब्लॉक रिपोर्ट, अभी इसे भेज के 3 मिनट हो रखे हैं, तो अभी अगले 6 घंटे तक अगर मैं क्लस्टर को जिंदा रखूंगा उसके बाद ये ब्लॉक रिपोर्ट फिर से ट्रिगर होगा, या फिर आई कैन मैन्युअली ट्रिगर इट विद द हेल्प ऑफ कमांड। लेकिन ये एडमिन रिलेटेड काम है, ब्लॉक रिपोर्ट्स वगैरह के साथ काम करना, इस वजह से इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हम डेटा इंजीनियर प्रोफाइल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो ऑफकोर्स इसका कमांड्स का एक डॉक्यूमेंट बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। आज का एजेंडा मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सफल हो चुका है, और अगर किसी को कोई डाउट है, डिफिकल्टी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आया इन चारों में से, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी मैं होप करता हूँ एवरीथिंग इज क्लियर। सो हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।